Good morning students. Today we will start our geography second chapter of 11th class. The name of our chapter is the origin of the earth. यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति. This is our second chapter. कल हमने किया था हमारी ज्योग्राफी क्या है और भूगोल को एक विषय के रूप में यानी कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन. आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ओरिजिन ऑफ द अर्थ. तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी का अध्ययन करती है यानी अर्थ की स्टडी करती है. ठीक है, तो जो अर्थ की स्टडी है वो कैसे करती है, हमारी जो ज्योग्राफी है उसके अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका धीरे धीरे जो विकास है वो कैसे हुआ. हमारे दिमाग में भी ये जो क्वेश्चन है वो आते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, यानी जो अन्य ग्रह हैं या जो अन्य प्लेनेट हैं उनका निर्माण कैसे हुआ. तो इन सब चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं, ज्योग्राफी में. तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द अर्थ. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रहों के निर्माण की तो इससे रिलेटेड जो है वो दो मत होते थे. पहले हम अपने जो बुजुर्ग होते थे, अपने जो दादा दादी नाना नानी, इनसे हम जो है वो कहानियां सुनते थे. जब हम इनसे कहानियां सुनते थे कि चांद कैसे होता है, तारे कैसे बनते हैं, तो हमारी दादी और नानियां हमें कहानियां सुनाती थी. ठीक है, तो आकाश में तारे देखते हुए हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि ये जो टिमटिमाती जो चीज है आकाश के अंदर वो क्या है. ओके, तो हम आज इसी कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो तारे हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है. तो सबसे पहले हमारी जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है यानी कि जो हमारा पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है. तो 4.6 करोड़ जो वर्ष है उससे पूर्व मानी गई है. तो हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो हुई कैसे, इससे रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरी है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी है. किसके द्वारा दी गई थी, यूडोक्लियस के द्वारा दी गई थी सबसे पहले. तो इन्होंने जो यूडोक्लियस है उन्होंने ये माना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सेंट्रल पॉइंट है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर है और अन्य जो प्लेनेट हैं, अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूमते हैं. लेकिन आधुनिक समय में ऐसी ये जो थ्योरी है इसको बिल्कुल भी मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता कि सेंट्रल पार्ट हमारी पृथ्वी है. हम जो है वो सेंट्रल में किसको मानते हैं, सन को या सूर्य को मानते हैं. उसके बाद में आता है हमारा इन्होंने जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो दिया था. अब जब ये जो जियोसेंट्रिक यूडोक्लियस की जो थ्योरी है उसको मान्यता नहीं दी गई, तो ने 1949 के अंदर साइंटिफिक जो वैज्ञानिक संकल्पना है वो दी थी. उन्होंने क्या कहा था 1949 में कि वैज्ञानिक आधार पर जो प्रमाणित किया जाता है उसी को हम मानते हैं, उसी को हम अपनाते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम देखते हैं. तो जो वैज्ञानिक जो संकल्पना है ने 1949 के अंदर दी थी. अब आता है ना हमारे पास दो जो है इसके क्या है मेन कॉन्सेप्ट है. एक तो हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है और दूसरा हमारा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है. तो जो हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने बताया कि हम जो हमारी दादी होती थी, हमारी जो नानी होती थी वो हमें स्टोरी सुनाती थी. तो उन स्टोरी के आधार पर हम रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है उसको मानते हैं, यानी कि जो धार्मिक मत है उसको मानते हैं. लेकिन आधुनिक समय में हम इसे मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न जो टाइम है हमारा आधुनिक समय जो है वो वैज्ञानिकता का युग है, साइंटिफिक युग है. तो हम केवल जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को मान्यता प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं. तो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि इस आधार पर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो अन्य ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, हमारे जो सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने ग्रह हैं और कैसे उनका निर्माण हुआ. तो ये जो सारी चीजें हैं वो साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम पढ़ते हैं. अब आता है जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है
वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। तो जो इम्मानुएल कांट है उन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस बताई थी। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसके अंदर दैव निर्मित जो पदार्थ है वो इस तरह से जो है वो एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे से जो दूर है वो बिखरे हुए थे। इन्होंने क्या माना था इम्मानुएल कांट ने कि जो दैव निर्मित थे, यानी कि पहले से जो प्रीमोर्डिक जो मैटर्स थे वो हमारे यूनिवर्स के अंदर जो है एक दूसरे से के साथ इस तरह से बिखरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो है ये एक दूसरे के पास इस तरह से नजदीक आते चले गए। किसके कारण? ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के नजदीक आते गए और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? एक निहारिका का निर्माण हुआ। लेकिन जब ये आपस में जुड़ गए तो इनके जो कण थे बीच में, उनके अंदर क्या हुई? गति उत्पन्न हो गई। और जब गति उत्पन्न हो गई तो इसके अंदर ऊर्जा का आविर्भाव हुआ और ऊर्जा के कारण क्या हुआ? ये जो है वो एक इस तरह से घूमने लग गया। जो ये नेबुला बना ये इस तरह से जो है वो घूमने लग गया। अब जब ये तीव्र गति से घूमने लग गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दे आर मेन टू फोर्स विच इज वर्क इन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल, ये दो बल जो है वो मेन है। तो यही माना था हमारे जो इम्मानुएल कांट है, जिन्होंने अपनी थ्योरी 1755 में दी थी। जब ये जो है ये नेबुला जो है वो इस तरह से घूमने लग गया तो इसका जो बीच वाला पार्ट था उसके अंदर उभार आना शुरू हो गया। और जब इसमें उभार आया तो इसका एक पार्ट जो है इससे अलग हो गया। अब एक पार्ट अलग हो गया तो वो इसके चारों तरफ घूमने लग गया। उसके बाद इसका जो है वो दूसरा पार्ट भी अलग हो गया तो वो भी इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाने लग गया। फिर इसका तीसरा जो पार्ट है वो अलग हो गया, वो अपनी कक्षा के अंदर सुबह इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। अब उन्होंने ये कहा कि इस तरह से हमारे जो 9 ग्रह थे वो बन गए थे। अब जो नेबुला हमारे पास बना था, जो यहाँ पर हमारे पास शेष बच गया, वो आधुनिक समय में क्या कहलाता है? सन या सूर्य कहलाता है। तो ये थी हमारी इम्मानुएल कांट की थ्योरी। इन्होंने ये कहा था कि दैवी से निर्मित जो पदार्थ थे वो वायुमंडल में बिखरे हुए थे, यूनिवर्स में बिखरे हुए थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो एक दूसरे के नजदीक आते गए और जब वो नजदीक आ गए तो वो एक नेबुला के रूप में परिवर्तित हो गए और उनके कणों के बीच में गति उत्पन्न हो गई। और जब गति उत्पन्न हो गई तो वो जो नेबुला है वो घूमने लग गया। जब तेज गति से कोई चीज घूमती है तो उसका जो एक पार्ट है वो दूर हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। यानी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दही से लस्सी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, यानी कि जिसमें जो बल है वो अंदर से बाहर की तरफ लगता है। जब ये चारों तरफ इस तरह से घूमता है तो इसका एक पार्ट अलग हुआ, फिर दूसरा इस तरह से हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। तो ये थी हमारी किसकी? इम्मानुएल कांट की हाइपोथेसिस। उसके बाद में हमारा आता है लाप्लास हाइपोथेसिस। इन्होंने 1796 के अंदर जो लाप्लास हुए थे उन्होंने 1796 या 1796 में जो है वो अपनी थ्योरी दी थी। और इन्होंने क्या कहा था लाप्लास ने कि इस तरह से जो कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसको इन्होंने इसी तरह से जो है वो मान्यता दी थी लाप्लास ने। लाप्लास की कौन सी थी? नेबुला परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना। अब जो निहारिका परिकल्पना भी उन्होंने कहा था कि जो एक निहारिका थी और वो जो है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्या है? घूम रही थी। तेज गति से जो निहारिका है वो घूम रही थी। तो जब ये निहारिका तेज गति से घूम रही थी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसका जो है वो एक पार्ट अलग हो गया, यानी कि इस निहारिका से केवल एक छल्ला अलग हो गया। अब ये जो एक छल्ला अलग हुआ, इसी एक छल्ले से जो है वो 9
कि हमारे 9 ग्रह कहलाते हैं। ये थी हमारे लाप्लास की हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। निहारिका परिकल्पना जिसको कहा जाता है, इन्होंने कहा था, जो लाप्लास मुहद्दिस हैं इन्होंने 1796 के अंदर अपनी हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने कहा था कि जो ये निहारिका है ये इस तरह से तेज गति से घूम रही थी, फिर इसका एक पार्ट एक छल्ला से निकल करके अलग हो गया। अब जो एक छल्ला अलग हो गया, इसी से हमारे जो है वो 9 छल्ले अलग हो गए और उसके बाद उनके जो कण हैं वो संगठित हो गए और फिर किसके ये जो है वो इनकी एक कक्षा बन गई और ये इस एक कक्षा के कारण जो है वो इस जो बचा हुआ पार्ट था उसके चारों तरफ गति करने लगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सन कहलाता है। जो बच गया वो क्या कहलाता है, सन कहलाता है। उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरह से हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। यानी सौरमंडल के अंदर जो लाप्लास की परिकल्पना है वो भी एक प्रमुख अपनी मान्यता जो है वो रखती है। तो ये थी हमारी लाप्लास मुहद्दिस, इन्होंने दिया था 1796 के अंदर। देयर आर मेन जो डिफरेंस है वो इमल, कांट और इसमें लाप्लास के अंदर केवल यही है कि जो इमल, कांट हुए थे उन्होंने तो केवल एक जो नेबुला था उसी से 9 छल्ले जो है वो अलग हो गई, ये माना था। लेकिन जो लाप्लास मुहद्दिस थे, लाप्लास मुहद्दिस ने ये माना कि जो नेबुला था उसे केवल एक छल्ला अलग हुआ था और उसके बाद में उसी एक छल्ले से अन्य जो 8 छल्ले हैं उनका निर्माण हुआ, यानी कि जो अन्य 8 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ था। अब आता है हमारे पास जो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो द्वैतवादी संकल्पना है, वो किसके द्वारा दी गई थी। इसमें भी हमारे 2 मेन जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो हुए हैं। एक चैम्बरलिन ने 1904 में दी थी, उसके बाद जेम्स जीन्स हैं उन्होंने 1999 में दी थी। ठीक है, तो अब हमारा जो चैम्बरलिन है, चैम्बरलिन ने प्लेटिसेबल हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने क्या कहा था इस संकल्पना में, इसको हम हिंदी में ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं। कौन सी? ग्रहाणु परिकल्पना। तो जो चैम्बरलिन है उन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। कब दी थी? 1904 में। उन्होंने कहा था उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो चैम्बरलिन है उन्होंने कहा था कि हमारी जो एक जो सन है वो इस तरह से घूम रहा था, लेकिन जो दूसरा विशाल तारा है वो यहाँ पर था। कौन सा? दूसरा विशाल तारा यहाँ पर था। तो जैसे जैसे ये विशाल तारा इसके पास आता चला गया तो इसका जो एक पार्ट है वो अलग हो गया। अब जो ये एक पार्ट है ये अलग हो गया, इस तरह से ये इसके चारों तरफ घूमने लग गया। तो इसी तरह से इन्होंने क्या माना कि ये जो है वो 2 तारे थे और 2 तारों से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट अलग हो गया, उसके बाद इसका तीसरा पार्ट अलग हो गया। तो इस तरह से क्या है, हमारे ग्रहाणु जो परिकल्पना है उसका निर्माण हुआ। अब आता है हमारे पास जो जेम्स और जीन्स हैं, उन्होंने अपनी जो हाइपोथेसिस थी वो 1919 में दी थी। उन्होंने क्या कहा था, टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारीय हाइपोथेसिस जिसे कहा जाता है। इन्होंने भी जैसे जो हमारे चैम्बरलिन है, चैम्बरलिन ने जैसे 2 तारे माने हैं, ऐसे ही जो जेम्स जीन्स हैं उन्होंने टाइडल फोर्स या टाइडल ज्वारीय जो परिकल्पना है उसको माना। इन्होंने क्या कहा था टाइडल हाइपोथेसिस में कि इसी तरह से जो है वो एक तारा था और उसका जो दूसरा विशाल साथी तारा भी जो हमारे यूनिवर्स है उसके अंदर घूम रहा था। जब वो विशाल तारा घूम रहा था तो इसका यानी जो सन था, जो निहारिका थी, उसका एक पार्ट इस तरह से शिकार के रूप में अलग हो गया। फिर दूसरा क्या था कि जब ये तारा जो है वो इसके नजदीक आया तो ये और बड़ा हो गया इस तरह से, और फिर लास्ट में ये बिल्कुल इससे अलग हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ था। ये बात करी थी किसने? जेम्स जीन्स ने। इनकी क्या थी? टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारीय परिकल्पना। तो जो ज्वारीय परिकल्पना थी वो ये थी हमारी किसकी? जेम्स जीन्स की
कब दी गई थी? 1919 में। इन्होंने कहा था कि जो विशाल तारा है वो इसके पास आता गया और इसका शिकार के रूप में जो भाग है वो अलग होता गया। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। ये था हमारा जेम्स जेम्स। उसके बाद में हमारा माना जाता है कि जो आधुनिक समय में सबसे ज्यादा मान्यता जिसको प्राप्त है वो है हमारे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इसकी भी रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है हमारा बिग बैंग थ्योरी वो है जॉर्ज लैम्पेयर। जॉर्ज लैम्पेयर के द्वारा क्या कहा गया था? जॉर्ज लैम्पेयर ने 15 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी। यानी कि इन्होंने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो कैसे हुई थी? इन्होंने कहा था कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या है, एक इस तरह से एक नेबुला था। उस नेबुला के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो कण है वो आपस में, जैसे धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, वो सारे इकट्ठे थे। यहाँ पर सारे जो जलवाष्प है, धूलकण है, वो सारे क्या थे? इकट्ठे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, यानी इनके बीच से जो ऊष्मा है, जब ये इस तरह से संगठित होते गए तो इनके बीच से जो ऊष्मा है वो रिलीज हो गई। और जब वो रिलीज हो गई तो जो हमारे पास जो गोला था वो क्या हो गया, ऐसे सिकुड़ना शुरू हो गया। और जब ये सिकुड़ गया, मतलब ज्यादा सिकुड़ गया, तो इसके अंदर एक बहुत तेज गति से क्या हो गया, विस्फोट हो गया। यानी जब विस्फोट हो गया इसके अंदर, यानी कि जो ये कण है आपस में टकरा गए, यानी बहुत ज्यादा कठोर हो गया। और क्या माना था, जो हमारे बिग बैंग थ्योरी है उसके अंदर लैम्पेयर ने ये कहा था कि जो जब ये नेबुला इकट्ठा हुआ था तो इसका भार इतना था, जैसे हम एक चम्मच मानते हैं, एक चम्मच के अंदर अगर हम इस मटेरियल को ले लेते हैं, इस मेटल को ले लेते हैं, तो उसका जो भार है वो भी लाख टन के बराबर था। तो इतना ज्यादा जो वेट था वो हमारे इस नेबुला के अंदर था। अब जो लैम्पेयर थे उन्होंने ये कहा कि जब ये कण आपस में टकराए तो इसके अंदर विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हो गया तो इससे हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। इस तरह से इसमें जब विस्फोट हुआ तो जो पदार्थ है वो छिटक करके इससे दूर चले गए और इस तरह से हमारे 9 ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। और जो बीच में बच गया उसको आज के टाइम में हम क्या कहते हैं? आज के टाइम में उसको हम सन कहते हैं। अब ये जो है वो अपनी एक कक्षा के अंदर जो है वो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब ये सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं तभी हम इसको क्या कहते हैं? तभी हम इसे कहते हैं ग्रह या प्लैनेट। लेकिन जब ये एक दूसरे की कक्षा के अंदर अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और इसी कारण से 2012 के बाद जो प्लूटो था, जो 9वां ग्रह था, जिसको हम बोना ग्रह भी कहते हैं, उसको इस कैटेगरी से यानी प्लैनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया। तो ये थे हमारे ग्रहों का निर्माण या हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ। अब जो हमारी पृथ्वी से जो अन्य धारणाएं हैं वो मानी गई है कि केवल जो बचा हुआ भाग था वो सूर्य हमारे पास बच गया था और उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लग गए थे। अब बात आती है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर महासागर है, यानी कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग के ऊपर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। तो जो ये पानी पाया जाता है ये क्यों पाया जाता है? तो इसमें ये कहा गया कि जब ये जो कण थे, जो नेबुला के कण थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जब एनर्जी रिलीज हो गई तो बहुत ज्यादा मात्रा में संघनन होने के कारण वृष्टि के रूप में बहुत ज्यादा पानी जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ गया। और वो उससे जो हमारे महासागर हैं, कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सभी महासागरों का निर्माण हुआ। दूसरी बात आती है कि हमारी जो पृथ्वी है उससे का उपग्रह कहा जाता है। ये तो थे हमारे ग्रह कि जो नेबुला है उससे अलग हो गए, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। लेकिन कई ग्रहों के उपग्रह हैं। जैसे हम पृथ्वी की ही बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो जो मून है या जो चंद्रमा है,
चंद्रमा क्या है? हमारा उपग्रह है। तो उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? जैसे बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये बताया गया था कि भाई इसके अंदर विस्फोट हो गया और इसके जो कण है वो चारों तरफ बिखर गए। जो कण संगठित हो गए वो एक ग्रह बन गए और जो अन्य थे वो एनवायरमेंट से नीचे गिर गए। ठीक है, तो ये चीज हमारी मानी गई है जॉर्ज लैम्प्टे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी में। उसके बाद जैसे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? अब जो इक्वल कांट ने और जो लाप्लास होते हैं